हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। इसमें आज सुनिए थोड़ा सा। मुद्रास्फीति के आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक दुष्परिणामों की व्यापकता और गंभीरता को देखते हुए उसके नियंत्रण के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कल हमने इसके उपाय बताए थे, आज हम इसके रोकने के उपाय बताएंगे। मुद्रास्फीति के दो मुख्य कारण होते हैं: मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में कमी। अतः मुद्रास्फीति को रोकने के लिए भी हमें इन्हीं दो स्तरों पर प्रयास करने होते हैं। एक तरफ ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिनसे मुद्रा की पूर्ति में कमी की जा सके, और दूसरी तरफ ऐसी रीतियां अपनानी पड़ती हैं जिनसे देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुद्रास्फीति को रोकने वाले उपायों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है मॉनेटरी मेजर्स, यानी कि मौद्रिक उपाय। इसमें सुनेंगे ये होते क्या हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के साथ साथ कई आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे मिल्टन फ्रीडमैन, डॉन पेंटिकन का भी मत है कि मुद्रास्फीति को मुद्रा की पूर्ति में नियंत्रण करके रोका जा सकता है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा जो उपाय किए जा सकते हैं संक्षेप में अग्रलिखित हैं, निम्न प्रकार। नंबर ए है कंट्रोल ओवर मनी, मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण। मतलब इसमें सुनिए, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। इस हेतु सरकार को केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले मुद्रा निगमन पर कड़ा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नंबर बी है डेमोनेटाइजेशन ऑफ ओल्ड करेंसी, यानी कि पुरानी करेंसी का विमुद्रीकरण। इसमें सुनिए, जब मुद्रास्फीति खतरनाक अवस्था में पहुंच जाती है तो सरकार पुरानी मुद्रा समाप्त करके नई मुद्रा जारी कर सकती है। सरकार कुछ निश्चित समय में पुरानी मुद्रा की कुछ निश्चित मात्रा को नई मुद्रा में बदलने की अनुमति दे सकती है। नंबर सी है क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण। इसमें सुनेंगे, मुद्रास्फीति को नियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक को साख नियंत्रण या साख का संकुचन करना चाहिए। इसके लिए परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव तथा गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के उपाय अपनाए जाने चाहिए। केंद्रीय बैंक को निम्न प्रकार के उपाय अपनाने चाहिए: बैंक दर में वृद्धि, न्यूनतम नकद कोष में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना, साख की राशनिंग, मार्जिन या सीमांत आवश्यकता में वृद्धि आदि। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को इस प्रकार के निर्देश जारी कर सकता है जिससे वे साख निर्माण को सीमित कर दें। अकेले मौद्रिक उपचार ही मुद्रा प्रसार पर रोक लगाने हेतु सफल प्रमाणित नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए सन 1929 से 33 तक अमेरिका में कठोर साख नीति का पालन करने पर भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रहीं। वास्तविक विनियोगकर्ताओं पर अंकुश रखने में सरकार असमर्थ रहती है तथा मौद्रिक नीति प्रायः इतनी कोमलता से लागू की जाती है कि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता नहीं के बराबर होती है। अब नंबर 2 आता है फिस्कल मेजर्स,
राजकोषीय उपाय, इसमें सुनेंगे। इस श्रेणी में सरकार के वे सभी वित्त संबंधी उपाय आते हैं जो चलन में मुद्रा की मात्रा कम करने में सहायक होते हैं, जैसे कर, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। इनसे संबंधित नीतियों की संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी जा रही है। इसमें नंबर ए है इंक्रीज इन टैक्सेस, यानी कि कर में वृद्धि। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति को कम करने हेतु कर में वृद्धि करने की दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। ऐसी स्थिति में फालतू क्रय शक्ति वसूल कर ली जाती है। नंबर बी इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट्स, यानी कि सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार को अधिकाधिक मात्रा में लोगों से ऋण वसूल करना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त किए गए धन को उत्पादन कार्यों में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। परिणामस्वरूप एक ओर तो जनता में क्रय शक्ति की कमी हो जाती है और दूसरे उत्पादन की मात्रा भी बढ़ने लगती है। नंबर सी है रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय में कमी। इसमें सुनेंगे। स्फीति काल में सरकार को चाहिए कि वह यथासंभव अपने व्यय में कटौती करे। विशेषकर अनुत्पादक व्यय को कम करना अत्यंत आवश्यक होता है। नंबर डी है एनकरेजमेंट टू सेविंग्स, बचतों को प्रोत्साहन। सरकार की अपनी वित्त संबंधी नीति के द्वारा उपभोग को हतोत्साहित और बचतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह उपभोग की वस्तुओं पर कर लगाकर तथा बचत संबंधी उपायों का प्रचार कर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करे। नेक्स्ट है नंबर ई कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विनियोग पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इससे व्यापारी एवं उद्योगपति लाभ कमाकर अपनी पूंजी व्यवसायों के विस्तार में लगाते हैं, जिससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः सरकार को चाहिए कि स्फीति काल में विनियोग पर नियंत्रण रखे। नेक्स्ट है नंबर एफ डिवैल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा का अधिमूल्यन। इससे विदेशों के आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाते हैं। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होता है। आयात बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और निर्यात कम होने से उपलब्ध पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, जो बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण में उपयोगी है। आगे देखिए। अब आता है नंबर 3 अदर मेजर्स, अन्य उपाय। इसमें सुनिए। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अन्य उपाय सुझाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर ए इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में वृद्धि। इसके लिए औद्योगिक व कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए। यह वैज्ञानिक उपकरणों, आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति, मशीनों की व्यवस्था तथा कुशल प्रबंध एवं संचालन से संभव है। सरकार स्वयं उद्योग खोलकर उत्पादन बढ़ा सकती है। नंबर बी रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, लाभ वितरण पर प्रतिबंध। सरकार
लाभ वितरण पर प्रतिबंध लगाकर हिस्सेदारों के लाभों को उपभोग कर व्यय करने से मतलब खर्च करने से रोक सकती है। इससे उस सीमा तक मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण संभव होगा। नंबर सी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी पर प्रतिबंध। इसमें सुनिए, कुछ सट्टेबाज भावी सौदों से ऊंचे मूल्यों का मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे मूल्यों का स्तर अनायास ही बढ़ जाता है। अतः इस पर नियंत्रण भी सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है नंबर डी, प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग, मूल्य नियंत्रण व राशनिंग। इसमें सुनिए, सरकार अपनी आर्थिक नीति के अंतर्गत वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित कर विक्रेताओं को बेचने को बाध्य कर सकती है। सरकार राशनिंग की नीति से आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को रोकने में समर्थ हो सकती है। मजदूरी की अधिकतम दर या वेजेस फ्रीज की नीति सहायक सिद्ध होगी। इसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की समूची व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले सकती है। जैसे खाद्यान्नों का थोक व्यापार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। नेक्स्ट है नंबर ई, एक्सपोर्ट प्रमोशन, आयात प्रोत्साहन। इसमें सुनिए, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक आयातों को प्रोत्साहन दे सकती है तथा निर्यातों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इससे मुद्रा प्रसार का प्रभाव रोका जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर एफ, वेजेस पॉलिसी, मजदूरी नीति। मजदूरी की दरों में वृद्धि द्वारा वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कीमतें बढ़ती हैं। कीमतें बढ़ने के कारण फिर मजदूरी बढ़ती है और एक क्रम चलता रहता है। यदि मजदूरी की दरों को स्थिर रखा जाए अथवा मजदूरी में वृद्धि का संबंध उसकी उत्पादकता से हो तो स्फीति को रोका जा सकता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी, बेरोजगारी और कीमत स्थिरता। पूर्ति के विश्लेषण के अध्ययन में रुचि रखने वाले अर्थशास्त्रियों ने विगत वर्षों में अपना ध्यान मजदूरी वृद्धि दर एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध के अध्ययन पर केंद्रित किया है। इससे ये इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ाकर कीमतों की वृद्धि स्तर में कमी लाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।